अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 अंडरस्टैंडिंग द वर्क टीम से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम आउटलाइन देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो टीम इफ़ेक्टिवनेस मॉडल है। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टार्ट यहाँ से होगा कि हम पहले डिस्कस करेंगे कि टीम्स क्यों ज़्यादा पॉपुलर हैं, ग्रुप्स की बजाय टीम्स क्यों ज़्यादा पॉपुलर हैं, टीम्स का बनना क्यों ज़रूरी है आपकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए, आपकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम वर्क ग्रुप्स एंड टीम्स में डिफरेंस को स्टडी करेंगे। और थर्डली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स। तो ये एक ही टॉपिक बनेगा जिसमें हम टीम्स के पॉपुलर होने की वजह पढ़ेंगे, देन ग्रुप्स एंड टीम्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, और थर्डली जो इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ टीम्स होंगी। तो टीम्स क्यों पॉपुलर हैं, अब टीम्स का पढ़ना इस सब्जेक्ट के हवाले से क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टीम्स को स्टडी करना मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ मैनेजर यू हैव टू मैनेज द पीपल। आपको लोगों को मैनेज करना है। कोई एक शख्स नहीं होगा, हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में लोग हो सकते हैं जिनको आपने मैनेज करना है। और ये मैनेजर की ड्यूटीज़ में शामिल है कि वो उन्हें टास्क असाइन करता है ताकि वो टास्क को एकम्प्लिश करें और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हों। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपने लोगों को ऑर्गेनाइज करना होता है, उनमें ड्यूटीज़ को असाइन करना होता है, असाइनमेंट्स देना होती हैं एम्प्लॉयज़ को। तो आप जब एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ देते हैं तो क्या आप हर एम्प्लॉय को सेपरेट ड्यूटी देती हैं या उनके ग्रुप्स बना देते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से एक टीम बना देते हैं और फिर उन्हें आप कलेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हों, जब आप लोगों में जो टास्क है वो असाइन कर रहे हों, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू लुक इन द मैटर कि इधर आप उनके ग्रुप्स बनाएंगे या टीम्स बनाकर उन्हें कलेक्टिव टास्क देंगे। देखिए, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें कलेक्टिव परफॉर्म करना, कलेक्टिवली टास्क देना वो ज़रूरी नहीं होता, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती असाइनमेंट की। लेकिन कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होती हैं जिनको कलेक्टिवली दिया जाए तो वो बेटरली परफॉर्म की जा सकती हैं, उनसे आपकी ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो टीम्स क्यों पॉपुलर हैं जी? टीम्स इस वजह से पॉपुलर हैं क्योंकि टीम्स की वजह से एम्प्लॉयज़ का टैलेंट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहर आता है, टैलेंट का यूज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एम्प्लॉयज़ अपनी जहानत का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं टीम्स की सूरत में, बिकॉज एवरी वन हैव नॉट एन इक्वल टैलेंट एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ टैलेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एवरी पर्सन। सो जब वो कलेक्टिवली काम करते हैं तो अपने डिफरेंट टैलेंट्स को यूज़ करके एक बड़ा अच्छा सम अप देते हैं, बड़ा अच्छा कलेक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो टैलेंट जो है वो बेटर वे में यूज़ होता है। फिर टीम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब टीम्स में आप रोज़ कोई नया टास्क दे सकते हैं, वो सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्सिव होते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। टीम्स हालात के मुताबिक अपने आप को रीअसाइन कर लेती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि कलेक्टिव जब लोग काम करते हैं, टीम की शक्ल में काम करते हैं, तो उनमें एक सिनर्जी होती है, एक मिलकर काम करने का जज्बा होता है, जिसकी वजह से वो हर मुश्किल वक्त में इकट्ठे होकर हार्ड एफर्ट्स करते हैं और टैलेंट को यूज़ करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। टीम्स इस वजह से भी पॉपुलर हैं क्योंकि इन्हें आसानी से असम्बल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। डिप्लॉय मतलब इनको कोई काम दिया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, इनको भेजा जा सकता है किसी ख़ास टास्क को अचीव करने के लिए। तो इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी आसान है। इसी तरह रीफोकस का मतलब होता है जी कि आपको अगर एक टास्क दिया जाता है, अगर आप समझते हैं कि वो टास्क जो है वो इस तरह से कुछ ख़ास स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके जो है वो
टास्क जो है उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा तो उसको रीफोकस किया जा सकता है, उसको रीस्केड्यूल किया जा सकता है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया जा सकता है। जैसा कि क्रिकेट टीम में होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजी बदल लेते हैं, जो बैट्समैन है उसकी जो ऑर्डर है उसकी तरतीब भी बदल लेते हैं, इस तरह बॉलर्स की तरतीब भी बदल लेते हैं। सम टाइम आप देखते हैं कि किसी मैच के स्टार्ट में फास्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग करवाता है, सम टाइम एक जो है वो स्लो बॉलर जो है वो स्पिनर जो है वो बॉल करवाता है, और सम टाइम जो है वो ओपनर्स चेंज कर लिया जाता है, मिडल ऑर्डर चेंज कर लिया जाता है। इसी तरह टीम्स का डिसबैंड होना, टीम्स में डिसबैंड मतलब मेंबर्स का चेंज हो जाना, वो भी बड़ा इजी होता है। दैट्स वाई टीम्स को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, अहमियत दी जाती है। फैसिलिटेट्स एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, टीम का फ़ायदा ये होता है, जैसा कि आप क्रिकेट टीम में देखते हैं कि हर एम्प्लॉय जो होता है, हर मेंबर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है टास्क को परफॉर्म करने में, क्योंकि हर किसी को ये पता होता है कि भाई वो अकेला काम करेगा, अपनी सक्सेस के लिए काम करेगा तो उसका बेनिफिट नहीं है। बेशक वो 100 स्कोर कर ले, लेकिन अगर मैच विन नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा आपकी 100 स्कोर का। तो अगर टीम विन करेगी तो आपकी पूरा परफॉर्मेंस भी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देगी, अच्छी रिप्यूट देगी, अच्छे बेनिफिट्स देगी। तो हर एम्प्लॉय ना सिर्फ बैटिंग करता है बल्कि वो साथ बॉलिंग की कोशिश भी करता है, अच्छी फील्डिंग भी करता है, मोटिवेट भी करता है एक दूसरे को। तो ये एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टीम में ज़्यादा होती है, एम्प्लॉय ज़्यादा जज्बे के साथ, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं। फिर इसका बेनिफिट ये है कि इससे एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में। टीम्स में हर मेंबर को कंसर्न होता है टीम की परफॉर्मेंस के साथ, टीम की सक्सेस के साथ। दैट्स वाई हर मेंबर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उसे पता है कि उसका रोल टीम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो खामोश रहेगा, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर वो आइडियाज़ शेयर नहीं करेगा, तो टीम जो है वो विन नहीं कर सकेगी। देन डेमोक्रेटाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज मोटिवेशन, टीम्स का बेनिफिट ये होता है जिसमें सबको अहमियत दी जाती है, डेमोक्रेसी होती है, मतलब इम्पोज नहीं किए जाते ऑर्डर्स, बल्कि टीम मेंबर्स की मुशावरत से फ़ैसले होते हैं। तो जहाँ पर मेंबर्स को अहमियत दी जाए, उनसे ओपिनियन ली जाए, दिस इज़ कॉल्ड अ डेमोक्रेसी एंड इंक्रीज मोटिवेशन। और जब आप डेमोक्रेसी में आते हैं, लोगों को ये पता चलता है, ये सेंस उनमें क्रिएट हो जाती है कि भाई हमारी अहमियत है, हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारी बात सुनी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। तो इससे एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा जज्बे से, ज़्यादा मेहनत से, मोटिवेशन से काम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये मैनेजमेंट या बिहेवियरल साइंसेस की जो फील्ड है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं होती, हतमी नहीं होती, अल्टीमेट नहीं होती कि आपने जो कह दिया हमेशा वैसा ही होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें टीम्स का बनना सक्सेसफुल नहीं होता, बेनिफिशियल नहीं होता, वहाँ पर आपको अदर स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बिहेवियरल साइंसेस में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है, तो टीम्स हमेशा इफेक्टिव नहीं होती, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये कोई मैथ का प्रिंसिपल, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का प्रिंसिपल नहीं है कि आपने दो सोल्यूशंस को मिक्स किया तो ये एक समझ लें कि फाइनल होता है भाई ये वाला सोल्यूशन बनेगा, या दो आपने चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी तो वो नीचे ज़मीन की तरफ ही जाएगी। ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं हैं जो यूनिवर्सल हों, जो हमेशा एक जैसे रहें। बिहेवियरल साइंसेज और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो डे बाय डे लोगों के एटीट्यूड के, लोगों से बदलने से, सिचुएशन के बदलने से चेंज होते रहते हैं। ओवर द लास्ट डिकेड वी हैव सीन द यूज़ ऑफ टीम ग्रोज एक्सपोनेंशियली इन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं टीम के यूजेज जो हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजन वाई इट इज़ ट्रू। टीम्स can enhance the use of employee talents and tends to be more flexible and responsive to change. Teams can help to keep employees engaged in their work and increase their participation in decision making, thus increasing their motivation. However, teams are not always effective, so it is important to take a look at how to deploy team effectively. आपने ये फैसला करना है कि कब टीम का इस्तेमाल ठीक है और कब टीम का इस्तेमाल ठीक नहीं है, बिकॉज हर सिचुएशन में टीम जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, पॉपुलैरिटी ऑफ टीम्स पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं जी वर्क ग्रुप एंड वर्क टीम्स की डेफिनेशन, ताकि हम इनको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकें। देखिए, आप ये जो फिगर देख रहे हैं जहाँ पर 3 लोगों ने एक एरो को, एक वेट को उठाया हुआ है, दिस इज़ अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ वर्क टीम। ये वर्क टीम की बेहतर शक्ल है जहाँ पर लोग मिलकर एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर काम को परफॉर्म करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं ताकि आप स्टार्ट से ही वर्क ग्रुप और टीम्स के डिफरेंस को समझ सकें। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन के दौरान
जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, वो मज़दूरों से कहा जाता है, लेबर से, कि आपने इनको यहाँ से उठाकर इस जगह पर पहुँचाना है, फर्स्ट बेसमेंट से उठाकर जो फर्स्ट स्टोरी है वहाँ तक पहुँचाना है। अब उसके अगर ग्रुप्स बना दिए जाएं तो उससे होगा क्या जी, कि आपके पास फॉर एग्जांपल 20 लेबरर्स हैं ना, वर्कर्स हैं, आप उनमें से 5 का ग्रुप बनाते हैं, भाई आपका ये काम है, ऊपर आपने ईंटें पहुंचानी है, बाकी 15 को आप मुख्तलिफ टास्क दे देते हैं, भाई आपने सीमेंट पहुंचाना है, आपने सीमेंट को मिक्स करना है, आपने ये की चीज़ कैरी करनी है, या इस चीज़ में परफॉर्मेंस अपनी शो करनी है। अब वो जिन 5 को आपने ये टास्क दिया कि वो आपने भाई ईंट जो ब्रिक्स है ना, ईंटें उठाकर वो आपने बेसमेंट से फर्स्ट स्टोरी पर लेकर आनी है, ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आनी है, फर्स्ट स्टोरी पर लेकर जानी है। वो हर कोई क्या करता है, अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो ईंटें उठाता है अपने सर पे, 7, 8, 10 जितनी वो उठा सकता है, वो 1 बाय 1 जो है वो अपनी अपनी सर पर वज़न उठाकर वो जो है उन्हें कैरी करते हैं। इस तरह वो 2 घंटे में उन ईंटों को जो है वो जो बेसमेंट है वहाँ से फर्स्ट स्टोरी पर पहुँचा देते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब आप वही टास्क देते हैं एक टीम को कि भाई मैंने आपकी टीम बना दी है। अब टीम जब बनाई है तो आपको टास्क भी उस हिसाब से असाइन करना होगा, आपको बताना पड़ेगा भाई वर्क ग्रुप्स और टीम में क्या डिफरेंस है। आप उन्हें क्या करते हैं, आप उन्हें बेसमेंट से लेकर उन 5 लोगों को, अगर टीम बना रहे हैं आप, तो आप उन 5 लोगों को बेसमेंट से लेकर फर्स्ट स्टोरी तक डिफरेंट प्लेसेस पर खड़ा कर देते हैं। तो क्या होता है, एक लेबर उनमें से एक मज़दूर जो है वो 5 ईंटें कैरी करता है और वो दूसरे को दे देता है 5, दूसरा फिर तीसरे को दे आता है, तीसरा फिर चौथे को, चौथा फिर 5वें को। इस तरह वो डिफरेंट प्लेसेस पर, मतलब बेसमेंट से लेकर फर्स्ट स्टोरी तक डिफरेंट लोकेशंस हैं, उनमें फासले के साथ खड़े हो जाते हैं और वो मिलकर ये ईंटें जो हैं वो छत पर पहुंचाना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट स्टोरी पर पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या, एक ग्रुप्स में हर कोई अपने अपने जो उन्होंने ईंटें डिवाइड कर दी, भाई 5000 ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, तो हम भाई 1000 जो है वो कैरी करके ऊपर ले जाएंगे। तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उठाकर अपने अपने हिस्से का काम करने लगे, लेकिन मिलकर कर रहे थे, मतलब कहने का कि उन 5 की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये काम करना है। टीम्स में क्या हुआ, उन 5000 ने 5000 को डिवाइड नहीं किया 5 में, टीम्स में उन्होंने 5000 को कॉमन ऑब्जेक्टिव समझा और मिलकर 5000 की 5000 सप्लाई की, किसी एक पर नहीं बोझ पड़ा कि भाई मैंने 1000 कैरी करनी है। उनमें से अगर कोई वीक भी होगा ना, अगर टीम्स बनाई होंगी, वीक भी होगा, लेकिन वो अपना टास्क मिलकर जब परफॉर्म करेंगे तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाएंगे। तो मैंने बताया कि उनको हमने डिफरेंट लोकेशन पर स्टैंड बाय कर दिया, भाई आपने इस लोकेशन पर खड़े होना है, पहले एक कैरी करेगा, वो दूसरे को पहुंचाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह वो जो है वो अपने टास्क को अचीव कर लेंगे। तो हुआ क्या कि वो जो काम ग्रुप में 5 लेबर ने, वर्कर्स ने 2 घंटे में किया था, इन्होंने वही काम 1 hour and 45 minutes में कर लिया। वही 5000 ब्रिक्स थी, लेकिन क्या हुआ था, उनकी टीम बनाई गई जिन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो देखें, टास्क तो वही है, लेकिन उसको कॉमन समझ लेना और मिलकर काम करना, दैट इज़ कॉल्ड वर्क टीम। शेयर करके करना। मुमकिन है इन 5 में से कोई एक जो है वो वीक हो, वो 800 कैरी कर सकता हो, जैसा कि यहाँ पर हुआ। तो जब ओवरऑल टास्क परफॉर्म हुआ तो हर कोई, क्योंकि आप खुद ब खुद अपने लिहाज से काम कर रहा था, तो टोटल उन्हें 2 hours लग गए। लेकिन टीम्स में क्या हुआ, उन्होंने वही काम 1 hour and 45 minutes में कर लिया। तो ये टीम है जी, जहाँ पर आप इस तरह से काम करते हैं। A group that interacts primarily to share information and make decisions to help each group member perform within his or her area of responsibility। उन्होंने कहा भाई हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, अपने अपने काम करेंगे, ताकि ओवरऑल टास्क जो है वो अचीव हो जाए। नो जॉइंट एफर्ट रिक्वायर्ड, मिलकर काम नहीं किया जाता, जॉइंट एफर्ट्स नहीं की जाती। काम वही है, ईंटें ही पहुंचानी है आपने ऊपर। इसी तरह किसी फाइल पे काम करना हो, कोई अकाउंटिंग का काम हो, हर कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है। ग्रुप बेशक बनाया होता है आपने, अकाउंटिंग का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाया हुआ है जो टास्क अपने अपने परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप टीम्स बनाएंगे तो वो शेयर करके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे को हेल्प आउट करके, एक दूसरे का हाथ बटाकर काम करेंगे, तो इससे ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं ना वो बेटर हो जाएंगे। ग्रुप्स में क्या होता है, 2 + 2 4 होता है। 2 + 2 का मतलब है जो एफर्ट्स है ना वो रिजल्ट्स देती हैं इक्वल, जितनी एफर्ट्स करेंगे उतना रिजल्ट आएगा।
लेकिन टीम्स में क्या होगा, अगर 2+2 एफर्ट्स की जा रही हैं तो 2+2 5 हो जाता है। ओवरऑल रिजल्ट जो है ना वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के समेशन से ज़्यादा आ जाता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ग्रुप्स में 2+2 4 हुआ था, जबकि टीम्स में 2+2 5 हो जाता है। मतलब आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं ना, तो आपकी स्किल जो है वो दूसरे की जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसको कवर कर लेती हैं। एक की स्ट्रेंथ दूसरे की डेफिशिएंसी के काम आ जाती है, एक की जो महारत है वो दूसरे की जो खामी होगी ना उसको कवर कर लेती है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो है ना वो जल्दी अचीव हो जाते हैं और बेटर समेशन आपको मिलता है, बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वर्क ग्रुप क्या है? ग्रुप दैट इंटरेक्ट्स प्राइमरीली टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड टू मेक डिसीजंस टू हेल्प ईच ग्रुप मेंबर परफॉर्म विद इन हिज और हर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो जॉइंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड। जबकि वर्क टीम्स में क्या होता है? जनरेट पॉजिटिव सिनर्जी, मिलकर काम करने का जज्बा, ये पॉजिटिव सिनर्जी है। इनमें से अगर ये सेंटर वाला वीक भी है ना, तो ये मिलकर पॉजिटिव सिनर्जी, मिलकर काम करने का जज्बा होगा, ये काम जल्दी परफॉर्म कर लेंगे। द इंडिविजुअल एफर्ट्स रिजल्ट इन परफॉर्मेंस, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है ना जब उनका नतीजा निकलता है, दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इनपुट्स। जो ओवरऑल रिजल्ट्स है ना वो इंडिविजुअल इनपुट से ज़्यादा होते हैं। 2+2 5 इसका मतलब है। मेरा ख्याल है आप वर्क ग्रुप्स और टीम्स के डिफरेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। ग्रुप्स एंड टीम और नॉट द सेम थिंग। ग्रुप्स एंड टीम जो है वो सेम नहीं है। वर्ड आप कह सकते हैं कि लिटरली डिक्शनरी में शायद वर्ड मतलब सेम हो। ग्रुप का मतलब भी एक से ज़्यादा लोगों का मिलकर काम करना है, टीम का मतलब भी एक से ज़्यादा लोगों का मिलकर काम करने को टीम कहा जाता है। लेकिन अपनी काम करने की नेचर, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट है। A group is primarily there is a share information and make decisions. No real joint effort is required. Groups में कोई real joint efforts नहीं होती, जबकि टीम वर्क्स इन मोर coordinated efforts to achieve goal। जबकि टीम में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे का हाथ बटाकर, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब चलते हैं जी ग्रुप्स एंड टीम्स में डिफरेंस की तरफ। ग्रुप्स एंड टीम्स में डिफरेंस जो है ये 4 एंगल से ग्रुप्स एंड टीम्स के डिफरेंस को यहाँ पर स्टडी करवाऊंगा मैं आपको। इससे ज़्यादा भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन ये बेसिक है ना ग्रुप्स एंड टीम्स में क्या डिफरेंस है। आप ये देखें ज़रा, ये भी बड़ी ट्रू डिपिक्शन है, एग्जिबिट कर रही है बड़ी अच्छी तरीके से कि ग्रुप्स एंड टीम्स में क्या डिफरेंस है। लेकिन ग्रुप में हर कोई अपने अपने एरिया में अलग अलग काम कर रहा है। बेशक इनको जॉइंट टास्क दिया गया कि भाई आपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को संभालना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालना है, सेल्स डिपार्टमेंट को संभालना है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी टास्क है, हर कोई अपने अपने काम के लिए जवाबदेह है। जबकि यहाँ पर वर्क टीम्स हर कोई एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, सबकी इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर नहीं करेंगी बल्कि कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं वो मैटर करेंगी। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जिसकी बुनियाद पर हम वर्क ग्रुप और टीम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं वो है जी गोल्स। अब जो गोल्स हैं वो ग्रुप्स में सिर्फ ये है जी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन हर कोई अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रहा होता है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करते हैं लेकिन काम में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, एक दूसरे का की हेल्प आउट नहीं करते उस काम को जल्दी अकम्प्लिश करने के लिए या करेक्टली अकम्प्लिश करने के लिए। जबकि टीम्स में कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, मिलकर काम किया जाता है और एक कॉमन पर्पस के लिए काम किया जाता है। तो इसको भी आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना सकते हैं कि ग्रुप्स में उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ग्रुप्स में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हर मेंबर के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। जबकि टीम्स में उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। एक टारगेट को हासिल करने के लिए वो ड्यूटीज़ जरूर डिवाइड करते हैं, लेकिन एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, ताकि बेटर ओवरऑल कॉमन रिजल्ट्स अचीव हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जी सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है जी मिलकर काम करने का जज्बा। जो वर्क ग्रुप्स हैं इसमें सिनर्जी जो है वो या न्यूट्रल होती है या नेगेटिव होती है। मतलब काम करने का जज्बा या न्यूट्रल होगा, खामोशी से जैसे हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, या नेगेटिव, एक दूसरे को लेट डाउन भी कर सकते हैं, एक दूसरे को लेट डाउन भी कर सकते हैं। अपने परफॉर्मेंस को बेटर शो करने के लिए एक दूसरे को लेट डाउन भी किया जा सकता है। जबकि वर्क टीम में पॉजिटिव सिनर्जी होती है, मिलकर काम करने का जज्बा होता है, पॉजिटिवली होता है।
पॉजिटिवली का मतलब जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव सिनर्जी का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करना है, अपने टास्क अपने टारगेट से कंसर्न नहीं रखना। जैसे मैंने बताया क्रिकेट मैच में हर कोई कोशिश करता है, एक बॉलर दूसरे बॉलर को असिस्ट कर रहा होता है, उसे एडवाइस भी दे रहा होता है और उसकी बॉल पर रन आउट पकड़ने की कोशिश भी करता है, उसकी बॉल पर जो कैच आता है उसको भी कैच पकड़ने की कोशिश करता है। ये नहीं सोचता कि दूसरे बॉलर को विकेट मिल जाएगी, उसकी रिप्यूट बढ़ जाएगी, उसके टारगेट अचीव हो जाएंगे, बल्कि वो एक बॉलर दूसरे बॉलर को असिस्ट कर रहा होता है। तो पॉजिटिव सिनर्जी इसको कहा जाता है। अब अक्सर देखते हैं क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में एक दूसरे से मशावरत की जाती है, एक दूसरे को पास दिया जाता है फुटबॉल मैच में, हॉकी के मैच में, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव सिनर्जी। नेक्स्ट है जी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाब तलबी, पूछना कि भाई आपको जो टास्क दिया गया था वो आपने परफॉर्म किया, अचीव किया उस टारगेट को या नहीं किया। तो वर्क ग्रुप्स में जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंडिविजुअल, हर कोई अपनी अपनी जो असाइनमेंट है, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसी के लिए जवाबदेह होता है कि उसने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं। जबकि टीम्स में हर मेंबर जो है वो इंडिविजुअली भी ज़िम्मेदार है और म्यूचुअली भी ज़िम्मेदार है। इंडिविजुअली भी ज़िम्मेदार है और म्यूचुअली भी ज़िम्मेदार है, इकट्ठा भी ज़िम्मेदार है और अलग अलग भी ज़िम्मेदार हैं। मतलब उन्हें ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है अपनी उसके बारे में भी जवाबदेह होना है और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए भी जवाबदेह होना है कि उन्होंने टीम्स में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया या नहीं किया, और कलेक्टिवली भी जवाबदेह होना है। जैसे किसी क्रिकेट मैच में हर खिलाड़ी भी जिम्मेदार होता है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो करे, और पूरी टीम भी जिम्मेदार होती है कि वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, मैच को विन करे। लास्ट पॉइंट है जी स्किल्स। वर्क ग्रुप्स में जो स्किल्स हैं ना वो देखी जाती हैं भाई कि जिस ग्रुप में कौन कौन सी स्किल्स हैं, किस मेंबर में क्या स्किल है। स्किल रैंडम और वेरिड हो सकती हैं। देखिए ग्रुप्स जो है ना वो 5 मेंबर हो सकता है ग्रुप में हो, पांचों के पास सेम स्किल हो, पांचों के पास सेम स्किल हो, या पांचों में के पास फॉर एग्जांपल आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, 3 के पास स्किल हो, 2 के पास स्किल ही ना हो मार्केटिंग की, सेलिंग की। लेकिन वर्क टीम से बनाई जाती है तो उनकी स्किल्स का होना कम्प्लीमेंट्री है। देखा जाता है भाई कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए किस किस्म के लोग चाहिए, किस किस्म के लोग चाहिए, उन्हीं को टीम का मेंबर बनाया जाता है ताकि टीम की जो जिम्मेदारियां हैं उनको ये स्किलफुल लोग परफॉर्म करें। तो टीम वर्क टीम जो है इनमें जो परफॉर्मेंस है ये इनकी जो स्किल्स हैं वो कम्प्लीमेंट्री होती हैं। इनमें स्किल्स का होना और रिक्वायर्ड स्किल्स का होना जो टीम के गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो स्किल्स का होना कम्प्लीमेंट्री है। वर्क ग्रुप्स एंड वर्क टीम्स डिफ़र इन देयर गोल्स। वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम जो है वो अपने अपने गोल्स के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, लेवल ऑफ सिनर्जी के लिहाज से डिफरेंट होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्किल्स के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट। ग्रुप्स का और टीम का फंक्शन, काम करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। वर्क ग्रुप शेयर इन्फॉर्मेशन, वर्क टीम्स वर्क टुगेदर फॉर कलेक्टिव परफॉर्मेंस। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ग्रुप्स के मेंबर्स जो हैं, जबकि टीम मेंबर एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। द सिनर्जी इन द ग्रुप इज़ न्यूट्रल वेयर वर्क टीम्स हैव अ पॉजिटिव सिनर्जी, जबकि वर्क टीम्स में पॉजिटिव सिनर्जी होती है। अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंडिविजुअल इन बोथ बट इट इज़ मोर ऑफन म्यूचुअल इन टीम्स। इंडिविजुअल तो दोनों में ही होती है, वर्क ग्रुप में भी और टीम में, लेकिन टीम्स में कलेक्टिवली म्यूचुअल जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना उसके लिए भी आप जो है वो अकाउंट फॉर होते हैं, जवाबदेह होते हैं। द स्किल इन द ग्रुप विल बी वेरीड वेयर द स्किल ऑन द टीम नीड्स टू बी कम्प्लीमेंट्री। स्किल्स का होना लाजमी, अगर आप किसी टीम के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप में कोई ना कोई स्किल जो है वो होना ज़रूरी है। आप विदाउट स्किल जो है वो टीम मेंबर नहीं बन सकते। तो ये हमने डिस्कस कर लिया वर्क ग्रुप और वर्क टीम में डिफरेंस। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ टीम्स। अब हम टाइप्स ऑफ टीम्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ टीम्स में सबसे पहले है जी टाइप्स ऑफ टीम में प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, देन सेल्फ मैनेज टीम्स, देन क्रॉस फंक्शनल टीम्स, और लास्ट वन है जी वर्चुअल टीम्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। नाम से जाहिर है कि जब कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो ये टीम बनाई जाएगी। टीम्स का मकसद, जैसे गवर्नमेंट जब भी कोई इशू अराइज होता है तो टीम या कमेटी बना देती है कि भाई आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इसके फैक्टर्स को ढूंढना है, इसका सोल्यूशन बताना है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स जो हैं ये ऐसी टीम्स होती हैं जो ख़ास प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए
कुछ घंटे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद डिस्कस करते हैं, मिलते हैं, और हर टाइम पीरियड के बाद जब इनकी मीटिंग होती है तो इसमें जो इस टाइम पीरियड के दौरान डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो यूजुअली वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स में 5 से 12 एम्प्लॉयज़ होते हैं फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट्स हु मीट फॉर अ फ्यू आवर्स ईच वीक टू डिस्कस वे ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी, जो हर हफ्ते में कुछ घंटे के लिए आपस में मिलते हैं ताकि वो ये फाइंड आउट कर सकें, ये सॉर्ट आउट कर सकें, डिस्कस कर सकें कि किस तरह क्वालिटी को बेहतर बनाना है, कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है, वर्क एनवायरनमेंट, और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स जो हैं इनका मकसद क्या है कि ये डिस्कस करेंगे जो क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, जो पुअर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, और वर्क एनवायरनमेंट को, काम की तरतीब को बेहतर बनाना, काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के बारे में आपस में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स जो हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये ख़ास पर्पज़ के लिए होती हैं। तो इनका काम जो है वो रेगुलरली मिलना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो भी टाइम टू टाइम अराइज होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीम है जी सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स। सेल्फ मैनेज वर्क टीम की ना मैं आपको बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। आप देखें, आप अपने इस पॉलिटिकल सेटअप में भी देखें और अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविंशियली किसी सूबे को चलाना, किसी डिपार्टमेंट को चलाने का निज़ाम ज़रा देखें। देखिए गवर्नमेंट बदलती रहती है, कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, कभी नून लीग की गवर्नमेंट, कभी पीटीआई की गवर्नमेंट, कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। लेकिन आप देखें ऐसा नहीं होता कि जब गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है, इलेक्शन हो रहे होते हैं तो सारे मामलात रुक गए हों, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई हो, गवर्नमेंट के महकमों का काम रुक गया हो, बेशक इस इलेक्शन प्रोसेस में 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, जब गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जा रही होती है, या इलेक्शन सब हो रहे होते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान में 5 ईयर्स के बाद होते हैं, तो मैनेजमेंट और जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल टास्क होते हैं, जो कंट्री की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो स्टॉप नहीं हो जाती। हर इलाके में गवर्नमेंट ने टीम्स बनाई होती हैं, जैसे डीसीओ की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की, फिर कमिश्नर्स की टीम्स होती हैं। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सूबे को, शहर को, सिटी को जो है वो चला रहे होते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी गवर्नमेंट आ गई, कौन सी गवर्नमेंट नहीं है। इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल्स में काम नहीं रुक जाता जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो रही होती है। इनको कहते हैं सेल्फ मैनेज टीम्स, कि इनको बनाया नहीं जाता बल्कि ये खुद ब खुद बन जाती हैं। ये किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए खुद ब खुद बन जाती हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेल्फ मैनेज टीम्स का होना ज़रूरी है। एक पर्सन रिटायर हो जाता है, उसकी जगह पे नया आ जाता है, एक की डेथ हो जाती है, उसकी जगह पर नया आ जाता है। एक दूसरे की ज़िम्मेदारी को ये ले लेते हैं, अपने सीनियर्स की ज़िम्मेदारी को ले लेते हैं, जिनकी जगह पर इनको ट्रांसफ़र करके लाया जाता है, ये उनकी ज़िम्मेदारियों को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। These are the group of 10 to 15 people who take the responsibility of their former supervisor, जो इनसे पहले होते हैं, जो इनके सीनियर्स होते हैं, या इनसे पहले जो उन सीट्स पर काम कर रहे होते हैं, ये उनकी जगह पर चले जाते हैं और वही काम करना शुरू कर देते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। तो सेल्फ मैनेज टीम्स जो है वो अपने फॉर्मर जो मेंबर्स होते हैं, उनकी सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। There are a number of different type of teams. There are a number of different type of team. Problem solving team are very popular method used in many organizations. Typically, this type of team meets for a few hours each week to solve the particular problem. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, जैसा कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये भी यहाँ पर भी वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सेल्फ मैनेज वर्क टीम आर कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव अ मैनेजर एंड ग्रुप्स टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइज़र। ये अपने सुपरवाइज़र, अपने से सीनियर, अपने से पहले वालों की जिम्मेदारियों को फुलफ़िल करते हैं। तो क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैनेजर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, या आप किसी जॉब पर हैं, किसी पोस्ट पर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका काम होता है प्लानिंग करना, स्केजुलिंग, वर्क असाइन करना, मेंबर्स के दरमियान जो है वो टास्क को डिवाइड करना, फिर डिसीजन मेकिंग करना, और फिर फीडबैक लेना कि टास्क कैसे परफॉर्म हुए हैं। तो दीज टीम्स कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, प्लानिंग एंड स्केजुलिंग। सेल्फ मैनेज टीम आर नॉट इफेक्टिव व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो सेल्फ मैनेज टीम के लिए देखें, क्योंकि इनका कोई बॉस नहीं होता है, इनको कोई मैनेज करने वाला मैनेजर नहीं होता, कोई अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, झगड़े पैदा हो सकते हैं। When there is conflict, when the dispute arises, member often stop cooperating with each other.
तो जब कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा तो मेंबर जो है वो परफॉर्म करना छोड़ देंगे। However, other research indicates that when members feel confident, they can speak up without being embarrassed, rejected or punished by other members. तो जब मेंबर्स को ये फील होता है भाई सेल्फ मैनेज टीम में कि उनके पास अथॉरिटी है, वो बोलेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी राय का एहतराम किया जाएगा, तो सेल्फ मैनेज टीम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि सेल्फ मैनेज टीम में कोई प्रेशर नहीं होता, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती परफॉर्म करने के लिए। आप एक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन के साथ काम कर रहे होते हैं और अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल आपको टारगेट्स दिए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो हैं ये बड़ी कॉमन हैं, आपकी कंट्री में भी बड़ी कॉमन है और ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ी कॉमन है। नाम से ज़्यादा क्रॉस फंक्शनल, एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो इस टीम के मेंबर होते हैं। डिफरेंट स्किल रखने वाले, डिफरेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस टीम के मेंबर होते हैं, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, किसी भी टारगेट को अचीव किया जा सके। अब क्रॉस फंक्शनल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया है, सेलिंग एक फंक्शनल एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, ऑडिट डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में क्या किया जाता है कि एक ही ग्रेड के एम्प्लॉयज़, सेम पोजीशन के एम्प्लॉयज़, मतलब सेम लेवल हो उनका, सेम ग्रेड हो, सेम स्केल हो, एक ही स्टेटस के एम्प्लॉयज़ जो है ना, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें तो 18 स्केल के सारे एम्प्लॉयज़ की एक टीम बना दी जाए किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। उसमें फॉर एग्जांपल आपका कोई मैटर ऐसा क्रिएट हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि उसको रिजॉल्व करना है, तो आप फिर क्या करते हैं, आप एक टीम बनाते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एक मेंबर आप लेते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट से, एक मेंबर लेते हैं जी नैब से, एक मेंबर लेते हैं FIA से, एक मेंबर आप लेते हैं पॉलिटिकल, एक मेंबर आपको टेक्नोक्रेट कोई स्पेशलिस्ट लेते हैं, कोई जज ले लेते हैं आप, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ऐसी जो टीम्स बनाई जाती हैं, जो टास्क फोर्सेस बनाई जाती हैं, जो किसी ख़ास टारगेट को हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं, उनको क्रॉस फंक्शनल टीम्स कहा जाता है, जहाँ पर हर टीम मेंबर जो है उसका स्टेटस, उसका ग्रेड, उसका स्केल जो है वो तो सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शनल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आ गया, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, कोई ऑडिट डिपार्टमेंट से। इस तरह उनकी एक टीम बना दी जाती है ताकि वो पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट करें। तो क्रॉस फंक्शनल टीम में मैंने बताया जैसा कि मेंबर जो हैं वो सेम हिरारिकल लेवल पर होते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम बड़ी इफेक्टिव होती है क्योंकि ये डाइवर्स एरिया से, मुख्तलिफ एरिया से जो लोग आते हैं वो मुख्तलिफ न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स को बड़े ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अबाउट द सेम हिरारिकल लेवल बट फ्रॉम द डिफरेंट वर्क एरियाज़, डिफरेंट वर्क एरिया से उनका ताल्लुक़ होता है। वो कम टुगेदर टू अकम्पलिश अ टास्क, जो इकट्ठे होते हैं किसी ख़ास टारगेट को अकम्पलिश करने के लिए, किसी ख़ास टारगेट को हासिल करने के लिए। तो दीज टीम्स आर वेरी कॉमन, टास्क फोर्सेज एंड कमेटीज़, ये वो नाम हैं जो इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम्स गैदर वर्क फ्रॉम मैनी वर्क एरियाज़ टू कम टुगेदर टू अकम्पलिश अ टास्क दैट नीड टू यूटिलाइज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के हवाले से ये काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये एक कॉमन टारगेट को हासिल करने के लिए इनकी टीम बना दी जाती है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम के बाद लास्ट टीम टाइप ऑफ टीम है डी, दैट इज़ द वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स नाम से जैसे जाहिर है कि ये यहाँ पर लोगों का फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं होगा, फ़िज़िकली लोग नहीं मिलेंगे। वजह इसकी ये होगी कि मुमकिन है कि आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपने जिन मेंबर्स को टीम का हिस्सा बनाना है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते हों, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, उनका आपस में मिलना, फ़िज़िकली मिलना वो बड़ा मुश्किल हो। तो वो फिर क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि आपके पास स्काइप्स है, आपके पास गूगल टीम का सॉफ्टवेयर है, आपके पास जूम का सॉफ्टवेयर है, इनको यूज़ करते हुए वो इलेक्ट्रॉनिकली आपस में मीट करें। तो वर्चुअल टीम, जैसा कि आजकल के सिनेरियो में आप देखें जी, हर जो टारगेट है, हर जो इशू है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो मीटिंग्स है वो वर्चुअली कंडक्ट की जा रही हैं। तो वर्चुअल टीम का मकसद तो यही होता है कि जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स लोग होते हैं ना, जो एरिया के हिसाब से मुख्तलिफ लोकेशंस में रहते हैं, उनका मीटअप, उनकी मीटिंग के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। अगर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, आपके पास जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, पुअर कनेक्शंस हैं, लोगों के पास ना हो नहीं है कि किस तरह वो वर्चुअली कनेक्ट करें, तो फिर भी वर्चुअल टीम जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाती। लेकिन वर्चुअल टीम्स को कारआमद बनाया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्चुअल टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हों, वो एक दूसरे पर रिलाई करते हों, उनका एक दूसरे पर एतमाद हो कि भाई हर कोई पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड के साथ जो है वो टीम में काम करना चाहता है, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करना चाहता है, हर कोई कॉमन टारगेट के लिए काम करना चाहता है। वर्चुअल टीम जो है ना, इनका आप बेटर रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर वर्चुअल टीम में होने वाली डिस्कशंस, वर्चुअल टीम का जो मीटिंग टाइम है, वर्चुअल टीम में जो अटेंडेंस है, वर्चुअल टीम में जो मेंबर्स की पार्टिसिपेशन है, अगर इसको पब्लिसाइज़ कर दिया जाए। ये ना हो कि कोई टीम मेंबर ये समझे खैर है जी वर्चुअली मिलना है तो मैं नहीं भी मीटिंग अटेंड करूँगा, नहीं भी बोलूँगा, नहीं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वर्चुअल टीम्स को आप जो है वो उनसे बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो वर्चुअल टीम्स को पब्लिसाइज़ करना होगा। पब्लिसाइज़ करने का मतलब है उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी डिस्कशंस को, उनकी पार्टिसिपेशन को, मीटिंग टाइम को, मीटिंग के क्लोजिंग टाइम को अनाउंस करना होगा, ताकि सब टीम मेंबर्स को पता होगा कि हमने वर्चुअली अच्छी तरह से रिस्पांस ना किया, तो पार्टिसिपेट ना किया डिस्कशन में, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। हमसे अकाउंटेबिलिटी, हमसे पूछा जाएगा भाई आपने क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म किया, अपने हिस्से का काम क्यों नहीं परफॉर्म किया। तो टीम दैट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू टाई टुगेदर फिजिकली डिस्पर्स मेंबर, फिजिकली मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते होते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो कॉमन गोल को हासिल करने के लिए वो ये काम करते हैं। तो इसका फ़ीचर्स ये हैं जी कि लिमिटेड सोशलाइजिंग होती है, आपका मिलाप जो है वो मिलना जो है वो फिज़िकली वो बहुत कम होता है। द एबिलिटी टू ओवरकम टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स, इसका फ़ायदा ये है कि आप जो टाइम की कमी होती है या जो स्पेस की रुकावट होती है कि लोग मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते होते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुल्कों में रह रहे होते हैं, उनका मिलना जो है वो उसमें स्पेस बड़ा इफ़ेक्ट करती है, तो वो वर्चुअली मिलकर जो है वो अपने टारगेट्स को, अपने डिस्कशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टीम्स को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है वर्चुअल टीम को, जब जैसा कि मैंने बताया कि मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट अगर होगा तो वर्चुअल टीम्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी। फिर क्लोज मॉनिटरिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी को अगर क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा तो वर्चुअल टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि वर्चुअल टीम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पब्लिसाइज़ अगर कर दिया जाए तो हर टीम मेंबर पर एक प्रेशर होगा कि वर्चुअली भी उसे 100% जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, पार्टिसिपेशन शो करनी है, असिस्टेंस शो करनी है। तो वर्चुअल टीम्स आर इंक्रीजिंग इन देयर यूज़, वर्चुअल टीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। दिस टाइप ऑफ टीम यूजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। टिपिकली दीज टीम्स टाइप्स ऑफ टीम्स गेट राइट टू वर्क विद लिटिल सोशलाइजिंग, कम मिले बगैर आपस में टीम्स जो है वो परफॉर्म करती हैं, बट नीड टू बी ओवरकम टाइम, इसे टाइम भी ओवरकम हो जाता है और स्पेस कंस्ट्रेंट भी रिजॉल्व हो जाती हैं। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव वर्चुअल टीम नीड टू फाइंड वेज़, वर्चुअल टीम्स को मुख्तलिफ रास्ते निकालने हैं टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स, ताकि मेंबर्स के दरमियान जो है वो ट्रस्ट क्रिएट हो सके। क्लोज मॉनिटरिंग की जाए वर्चुअल टीम्स की, एंड रिजल्ट्स नीड टू बी पब्लिसाइज, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको पब्लिसाइज़ किया जाए ताकि हर टीम मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया जी कि टीम्स क्यों पॉपुलर हैं, फिर टीम्स, वर्क ग्रुप्स और टीम्स में क्या डिफरेंस है, देन हमने वर्क ग्रुप और टीम के डिफरेंस के बाद टाइप्स ऑफ टीम्स को डिस्कस किया। उम्मीद है इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुना होगा, इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।